12 जनवरी साल 2025 की सुबह लुइसियाना में आम सुबह जैसी नहीं थी। आमतौर पर फ्रॉगजॉ स्वैम्प की हवा मोटी और गर्म होती थी, जैसे कोई गीला ब्लैंकेट। लेकिन उस दिन एक अजीब और कड़कड़ाती ठंड रातों रात घुस आई थी। उसने दलदली पानी को पतली सलेटी बर्फ की चादर में बदल दिया था। लंबे सरू के पेड़ अपनी काई वाली दाढ़ी के साथ हवा में कांपते बूढ़े आदमियों की तरह लग रहे थे। मैं एली हूं और मैं 12 साल का हूं। मुझे स्वैम्प धरती पर किसी भी दूसरी जगह से ज्यादा पसंद है। ये रहस्यों से भरा है और उस सुबह ये अपना एक सबसे बड़ा रहस्य मेरे साथ शेयर करने वाला था। मैंने अपनी ऊनी टोपी अपने कानों पर खींची और पानी के किनारे की ओर चला। मेरे जूते जमी हुई जमीन पर चरचरा रहे थे। मैं दिलचस्प पक्षियों के घोंसले ढूंढ रहा था, वैसे घोंसले जो सर्दियों के पक्षी नंगी डालियों में ऊंचे बुनाते हैं। लेकिन कुछ और ने मेरा ध्यान खींचा। ये एक गहरा ऊबड़ खाबड़ आकार था जो किनारे के पास बर्फ से बाहर निकला हुआ था। पहले मुझे लगा कि यह सिर्फ एक पुराना लॉग है, शायद कोई जो खाड़ी से बहकर आया हो। लेकिन यह अलग लग रहा था। यह बहुत स्थिर, बहुत परफेक्ट था। मैं करीब सरका। मेरा दिल थोड़ा तेजी से धड़क रहा था। आकार लंबा और स्केल वाला था, जिसकी नाक सीधे पीली सर्दियों के आकाश की ओर इशारा कर रही थी। यह एक मगरमच्छ था, एक बहुत बड़ा, बर्फ में फंसा हुआ। उसकी आंखें बंद थीं और वह हिल नहीं रहा था, 1 इंच भी नहीं। मेरा पहला विचार था कि बेचारा जीव मर गया था। मैंने पहले कभी मगरमच्छ को जमते हुए नहीं देखा था। वे स्वैम्प के मालिक थे, मजबूत और शक्तिशाली। थोड़ी सी ठंड उसे कैसे रोक सकती थी? मुझे उदासी की एक लहर ने घेर लिया। यह मगरमच्छ एक विशालकाय था, शायद फ्रॉगजॉ स्वैम्प के सबसे पुराने निवासियों में से एक। मैंने गर्मियों में उसे कई बार देखा था, पानी में एक राजा की तरह तैरते हुए। उसे ऐसे देखना इतना स्थिर और असहाय गलत लग रहा था। मैं वहां बहुत देर तक खड़ा रहा, बस देखता रहा, जीवन के संकेत की उम्मीद करता रहा। लेकिन कुछ नहीं था। मगरमच्छ अपने आसपास के जमे हुए पेड़ों की तरह ही गतिहीन था। विस्मय और चिंता के मिश्रण से भरा हुआ मैं मुड़ा और अपने घर की ओर भागा, जितनी तेजी से मेरे पैर मुझे ले जा सकते थे। ठंडी हवा मेरे फेफड़ों को जला रही थी, लेकिन मुझे परवाह नहीं थी। माँ, माँ, आपको आकर देखना होगा, मैं चिल्लाया जैसे ही मैं दरवाजे से अंदर घुसा। मेरी माँ, जो कॉफी बुनाने में व्यस्त थीं, आश्चर्य से ऊपर देखा। उन्हें पता था कि मेरी स्वैम्प की खोजें अक्सर रोमांचक खोजों की ओर ले जाती थीं, जैसे कोई दुर्लभ फूल या कछुए का घोंसला। लेकिन वह मेरी आवाज में अर्जेंसी से समझ गईं कि यह कुछ बहुत बड़ा था, कुछ ऐसा जिसके बारे में फ्रॉगजॉ का पूरा शहर आने वाले हफ्तों तक बात करेगा। जमा हुआ मगरमच्छ इंतजार कर रहा था। मेरी माँ मेरे पीछे पीछे स्वैम्प के किनारे तक आईं। उनकी भौहें चिंता से सिकुड़ी हुई थीं। जब उन्होंने मगरमच्छ की नाक को बर्फ से बाहर निकलते देखा तो उनका हाथ उनके मुंह पर चला गया। ओह मेरे ईश्वर, एली, उन्होंने फुसफुसाया। बेचारा, मेरी तरह उन्होंने भी मान लिया था कि अचानक ठंड में यह बड़ा रेप्टाइल मर गया था। वह जल्दी से घर वापस गईं फोन का इस्तेमाल करने के लिए। फ्रॉगजॉ जैसे छोटे शहर में खबर गर्मियों में ड्रैगनफ्लाई से भी तेज फैलती है। 1 घंटे के भीतर ऐसा लग रहा था कि आधे शहर के लोग पानी के पास जमा हो गए थे। शेरिफ ब्रोडी अपनी कार की बत्तियां जलाते हुए पहुंचे। हालांकि कोई असली इमरजेंसी नहीं थी, वह बस खुद देखना चाहते थे। लोग कैमरा और फोन लेकर आए। उनकी सांसों से ठंडी हवा में छोटे सफेद बादल बन रहे थे। वे एक खामोश भीड़ में खड़े थे, इशारा कर रहे थे और फुसफुसा रहे थे। यह एक अजीब नजारा था। मगरमच्छ के लिए यह सामुदायिक जमावड़ा। बच्चे मोटे कोट और स्कार्फ में लिपटे हुए जमी हुई नाक को बड़ी उत्सुक आंखों से देख रहे थे। कुछ पर्यटक जो शहर से गुजर रहे थे, उन्होंने हलचल सुनी और देखने के लिए रुक गए कि माजरा क्या था। उन्होंने तस्वीरें खींची, शायद अपने दोस्तों को घर पर लुइसियाना खाड़ी में होने वाली अजीब चीजें दिखाने के लिए। किसी ने तो मगरमच्छ के पास बर्फ पर एक चमकदार सिक्का भी फेंका, जैसे कि एक जमे हुए फव्वारे में कोई इच्छा मांग रहा हो। सबके पास एक थ्योरी थी। मैं शर्त लगाता हूं कि वह अचानक पकड़ा गया था, मिस्टर गेबल ने कहा, जो स्थानीय हार्डवेयर स्टोर के मालिक थे। वह सो गया और कभी नहीं उठा। एक और व्यक्ति ने सुझाव दिया कि शायद मगरमच्छ बहुत बूढ़ा था और ठंड के झटके से उसका दिल बस रुक गया था। फुसफुसाहट एक शांत बहस में बदल गई। यह एक दुखद और आकर्षक रहस्य था, सब एक साथ। मगरमच्छ, जिसने अपना जीवन स्वैम्प की शांत एकांत में बिताया था, अब फ्रॉगजॉ में सबसे बड़ा सेलिब्रिटी था। वह एक स्थानीय किंवदंती था और यह उसकी कहानी का अंत लग रहा था।
शेरिफ ब्रोडी ने सभी को बर्फ से सुरक्षित दूरी पर रखने की कोशिश की, हालांकि खतरा बहुत कम था। ठीक है दोस्तों, उसे कुछ जगह दो, वह कहते, लेकिन उनकी आवाज में कोई असली अधिकार नहीं था। वह भी उतने ही मोहित थे जितने बाकी सब। वह झुक गए और मगरमच्छ की नाक पर आंखें गड़ाईं। मैंने अपने इतने सालों में ऐसा कुछ नहीं देखा, उन्होंने खुद से बुदबुदाया, अपना सिर हिलाते हुए। जमे हुए मगरमच्छ ने हमारे परिचित स्वाम्प को एक पर्यटक आकर्षण में बदल दिया था। यह प्रकृति का एक तमाशा था, सुंदर और दुखद दोनों, और हम में से कोई भी नजरें नहीं हटा पा रहा था। हम सब किसी चीज का इंतजार कर रहे थे, हालांकि हम में से कोई नहीं जानता था कि क्या। ठीक उसी समय जब भीड़ सबसे ज्यादा थी, बूढ़ी मिस मार्गी भीड़ में से रास्ता बुनाते हुए आई। मिस मार्गी फ्रॉगजॉ की सबसे बूढ़ी व्यक्ति थी और वह स्वाम्प के बारे में किसी और से ज्यादा जानती थी। वह एक मजबूत सरू की डाली को छड़ी के रूप में इस्तेमाल करती थी और उनके सफेद बाल एक साफ बन में बंधे थे। उन्होंने भीड़ की ओर नहीं देखा, उनकी आंखें सीधे मगरमच्छ पर गईं। उन्होंने कुछ देर तक उसे गौर से देखा। उनके झुर्रीदार चेहरे पर एक धीमी मुस्कान फैल गई। वह मरा नहीं है, तुम मूर्ख हंसो, उन्होंने घोषणा की। उनकी आवाज अपनी उम्र के बावजूद साफ और मजबूत थी। भीड़ पर एक खामोशी छा गई, क्योंकि हर कोई उन्हें सुनने के लिए मुड़ गया। वह बस ब्रूमेटिंग कर रहा है, उन्होंने समझाया। उस अजीब शब्द को धीरे धीरे कहा ताकि हम सब उसे सुन सके। ये वही है जो मगरमच्छ जैसे ठंडे खून वाले जीव करते हैं जब बहुत ठंड हो जाती है। ये सोने जैसा नहीं है, ये ऐसा है जैसे वे अपने शरीर पर पॉज बटन दबाते हैं। उन्होंने मुझे और दूसरे बच्चों को देखा। उसका दिल अभी भी धड़क रहा है, लेकिन बहुत बहुत धीरे, शायद प्रति मिनट कुछ ही बार। वह अपनी सारी ऊर्जा बचा रहा है ताकि धूप वापस आकर उसे गर्म करे, तब तक जीवित रह सके। उनकी व्याख्या सरल थी, लेकिन उसने सब कुछ बदल दिया। भीड़ में राहत और आश्चर्य की एक लहर दौड़ गई। मगरमच्छ मरा नहीं था, वह बस इंतजार कर रहा था। लेकिन वह सांस कैसे लेता है? मैंने पूछा। मेरी आवाज जिज्ञासा से भरी थी। मिस मार्गी ने अपनी छड़ी मगरमच्छ की नाक की ओर इशारा की। देखो, उसकी नाक बर्फ से कैसे बाहर निकली हुई है, उन्होंने कहा। वह उसकी स्नॉर्कल है। वह ठीक ठीक जानता है कि अपनी नाक को कितना ऊंचा उठाना है ताकि वह सांस लेता रहे, जबकि बाकी शरीर बर्फ में बंद हो। वह जितना दिखता है उससे ज्यादा चालाक है। हम सब ने मगरमच्छ को नए सम्मान के साथ देखा। वह ठंड का शिकार नहीं था, वह एक जीवित प्राणी था। उसके पास एक गुप्त शक्ति थी, सर्दियों को धोखा देने का एक तरीका जिसके बारे में हम में से किसी को कभी पता नहीं था। मिस मार्गी के शब्दों ने हमारी उदासी को आकर्षण में बदल दिया। मगरमच्छ अब एक दुखद आकृति नहीं था, बल्कि स्वाम्प की अद्भुत लचीलेपन का प्रतीक था। वह जीवित रहने का एक मालिक था, ठंड को मात देने के लिए एक प्राचीन चाल का उपयोग कर रहा था। लोगों ने दुखद तस्वीरें लेना बंद कर दिया और आश्चर्य की तस्वीरें लेना शुरू कर दिया। बर्फ पर सिक्के अब मृतकों के लिए इच्छाओं जैसे नहीं लग रहे थे, बल्कि एक शक्तिशाली स्वाम्प आत्मा को चढ़ावे जैसे लग रहे थे। मिस मार्गी ने हमें सिर्फ विज्ञान का पाठ नहीं दिया था, उन्होंने खाड़ी के जादू और रहस्य को बहाल कर दिया था। हमें याद दिलाया कि प्रकृति के पास हमेशा कुछ अद्भुत रहस्य छिपे होते हैं। अद्भुत स्नॉर्कलिंग मगरमच्छ की खबर और भी फैल गई। दोपहर तक भीड़ और भी बढ़ गई थी। तभी ड्यूक डेम्पसी आ धमका। ड्यूक पास के एक शहर का एक दिखावा करने वाला व्यक्ति था, जो अपने ऊंचे ट्रक और उससे भी ऊंची डींगों के लिए मशहूर था। उसे ध्यान का केंद्र बनना पसंद था और वह सोचता था कि वह किसी और से ज्यादा मजबूत है। क्या तुम सब बस यहीं खड़े होकर उसे देखते रहोगे? वह दहाड़ा, सामने की ओर रास्ता बुनाते हुए। इसमें कोई मजा नहीं है, मैं वहां जाकर उसे उस बर्फ से बाहर खींचूंगा, तब हम देखेंगे कि वह सचमुच जिंदा है या नहीं। भीड़ में एक घबराहट भरी फुसफुसाहट फैल गई। शेरिफ ब्रोडी आगे बढ़े। अब रुको ड्यूक, उन्होंने कड़े स्वर में कहा। उस जीव को अकेला छोड़ दो। मिस मार्गी ने कहा कि वह ठीक है और हम उसे डिस्टर्ब नहीं करेंगे। लेकिन ड्यूक बस हंस दिया। वह शेरिफ से बड़ा था और सोचता था कि नियम उस पर लागू नहीं होते। वह बस एक जमा हुआ छिपकली है। ड्यूक ने उपहास किया। वह क्या करेगा? इससे पहले कि कोई उसे रोक पाता, वह पतली बर्फ पर पैर पटकता हुआ बाहर चला गया, उन दरारों की आवाजों को अनदेखा करते हुए जो उसके भारी जूतों के नीचे हो रही थी। वह एक हीरो बनना चाहता था, कुछ ऐसा करना चाहता था जो किसी और ने करने की हिम्मत न की हो। वह मगरमच्छ तक पहुंचा और दोनों हाथों से उसकी नाक पकड़ ली। उसने खींचा और जोर लगाया। उसका चेहरा कोशिश से लाल हो गया। देखो, कुछ नहीं, उसने गुर्राया।
मगरमच्छ के सिर को आजाद करने की कोशिश करते हुए। भीड़ डरी हुई खामोशी में देख रही थी। मिस मार्गी ने धीरे धीरे अपना सिर हिलाया। कुछ लोगों में दिमाग से ज्यादा ताकत होती है, उन्होंने बुदबुदाया। ड्यूक ने एक आखिरी जोरदार खिंचाव लिया। अचानक एक जोरदार दरार की आवाज आई, लेकिन यह मगरमच्छ के हिलने की नहीं थी, यह बर्फ की थी। ड्यूक के चारों ओर का एक बड़ा हिस्सा टूट गया और आश्चर्य की एक चीख के साथ वह ठंडे गहरे पानी में गिर गया। ठंड का झटका इतना जबरदस्त था कि उसके फेफड़ों से सारी हवा निकल गई। एक पल के लिए अराजकता थी। शेरिफ ब्रोडी और कुछ अन्य पुरुष सावधानी से टूटी हुई बर्फ के किनारे तक गए और एक कांपते हुए, हाँफते हुए ड्यूक डेम्पसी को स्वाम्प से बाहर निकाला। वह भीगा हुआ था और उसके दांत बेकाबू होकर किटकिटा रहे थे। भीड़ हंसी नहीं, वे बहुत स्तब्ध थे। जैसे ही ड्यूक को कंबल में लपेटा गया और ले जाया गया, सबकी निगाहें वापस मगरमच्छ पर मुड़ गईं। वह बिल्कुल नहीं हिला था। उसकी नाक अभी भी आकाश की ओर इशारा कर रही थी। अपने बर्फीले राज्य में एक शांत बेफिक्र किंग स्वाम्प ने अपने ही लोगों की रक्षा की थी, सबको याद दिलाते हुए कि उसकी शांत स्थिरता में किसी भी शेखी बघारने वाले आदमी की ताकत से कहीं ज्यादा शक्ति थी।